एक समय था जब मिडल ईस्ट का नक्शा आज से बिल्कुल अलग दिखता था। तब बात सिर्फ खबरों और टेंशन की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कनेक्शन की थी जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है। 1960 और 70 के दशक में इजरायल और ईरान असल में काफी क्लोज थे। तब शैडो वॉर्स या फिर धमकियों का नामो निशान नहीं था। इसके बजाय उनके बीच एक सॉलिड दोस्ती थी जो आपसी फायदों पर टिकी थी। इजरायल को एक ऐसे पड़ोसी की तलाश थी जो उसका साथ दे सके, और ईरान के शाह को इजरायल में एक बेहतरीन टेक और सिक्योरिटी पार्टनर दिखता था। तेहरान और तेल अवीव के बीच फ्लाइट्स का आना जाना लगा रहता था और बिजनेस एकदम बूमिंग था। यह बिल्कुल वैसी स्थिति थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन जैसा कि हम सब कहते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। 1979 के साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक दोनों देशों के बीच की वाइब्स बदल गई। तेहरान की गलियों में नए नारे की गूंज सुनाई देने लगी और पुरानी दोस्ती क्रांति के मलबे के नीचे दब गई। बड़े बड़े मीटिंग्स की जगह कड़वाहट ने ले ली और वो पुराने पार्टनर्स एक दूसरे के सबसे बड़े आर्क राइवल्स बन गए। यह कहानी है उन दोनों देशों की जो कभी राज साझा किया करते थे और आज धमकियां साझा कर रहे हैं। 1948 में जब इजरायल एक नया देश बना तो वेस्ट एशिया के ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने उसे पहचानने से साफ मना कर दिया था। लेकिन ईरान और टर्की इस मामले में एक्सेप्शंस थे। शिया मेजॉरिटी होने के बावजूद ईरान ने इजरायल को एक आज़ाद देश के तौर पर मान लिया था, और इस अनोखे तालमेल के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। उस दौर में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी अपनी नीतियों से वेस्टर्न देशों के हिसाब से ढाल रहे थे। कोल्ड वॉर के दौरान ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा रिलायबल रीजनल एलाई बन चुका था। दूसरी तरफ इजरायल को भी सर्वाइवल के लिए अमेरिकन सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसलिए दोनों देशों के बीच एक नेचुरल पार्टनरशिप बन गई। अगले कुछ सालों में इजरायल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन अपनी पेरीफेरी डॉक्ट्रिन लेकर आए। उनका आइडिया बहुत ही सिंपल था, अरब देशों के बाहर जो नॉन अरब स्टेट्स हैं उनसे दोस्ती करो। इसी प्लान के नीचे बड़े प्लेयर्स थे, ईरान, तुर्की और इथियोपिया। इन देशों के बीच सिर्फ कागजी समझौते नहीं थे, बल्कि काम भी ऑन ग्राउंड पर हो रहा था। हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर इंटेलिजेंस शेयरिंग तक सब कुछ चल रहा था। यहाँ तक कि इजरायल की मोसाद और ईरान की सेवाक कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। जब 1967 की जंग यानी 6 डे वॉर के बाद अरब देशों ने इजरायल को तेल देना बंद कर दिया, तब ईरान ही था जिसने इजरायल की एनर्जी सप्लाई को चालू रखा। बदले में ईरान ने इजरायल को इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को बढ़ाने में पूरी मदद की। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, जैसे कि एक लंबी पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। लेकिन फिर आया 1979 का साल, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन की लहर उठी। शाह की सत्ता उखड़ गई और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत हुई। बस वहीं से रिश्तों के पूरे सिनेरियो पलट गए और पुरानी दोस्ती इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। ऐसा नहीं था कि ये ब्रेकअप रातों रात हुआ, इसके संकेत तो काफी पहले से मिल रहे थे। जब दोनों देश हाथ मिला रहे थे, तब भी ईरान के भीतर कुछ कट्टरपंथी गुट फिलिस्तीन के हक में आवाज उठा रहे थे और उनके लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन 1979 के बाद तो जैसे रास्ते ही बदल गए। रिश्तों में आई ये दरार इतनी गहरी हो गई कि ईरान ने इजरायली पासपोर्ट को पहचानना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि ईरानियों के लिए ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई। देखते ही देखते इजरायल को ईरान की नजरों में लिटिल सेटन और इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया गया। 1980 और 90 के दशक में ईरान ने एक ऐसा पैंतरा आजमाया। उसने सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। 1982 में जब इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वहाँ हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसे ईरान का पूरा सपोर्ट मिला। धीरे धीरे इस लिस्ट में यमन के हुतीज और गाजा के हमास भी शामिल हो गए। ईरान अब सिर्फ पैसे नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग और हथियार भी दे रहा था ताकि इजरायल पर हमले किए जा सके। कड़वाहट तब और बढ़ गई जब 1983 में हिजबुल्लाह ने सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए लेबनान में इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया। इसके बाद तो बैड ब्लड यानी नफरत का सिलसिला थमा ही नहीं। दिसंबर 2000 में आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायल को एक कैंसर की गांठ कह डाला, जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी था। सालों तक चला यह कोल्ड वॉर अब सीधे टकराव में बदल चुका था। 2023 के भीषण हमलों के बाद इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह को जड़ से हिलाकर रख दिया। पिछले साल जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई, तो इजरायल ने भी कड़ा जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई ने ईरान के मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस को काफी कमजोर कर दिया। आज आलम यह है कि जो कभी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस हुआ करते थे, वो एक दूसरे को मिटाने की कगार पर खड़े हैं। यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि एक टूटी हुई दोस्ती की सबसे खौफनाक दास्तां है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीन करना बेहद मुश्किल होता है कि ये वही दो देश हैं जो कभी एक दूसरे के बैकबोन हुआ करते थे। इतिहास की विडंबना देखिए,
जहां कभी तेल के टैंकर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा होती थी, आज वहां सिर्फ मिसाइलें और धमकियां एक सरहद से दूसरे सरहद पर जाती हैं। तेहरान और तेल अवीव के बीच की वो सीधी फ्लाइट्स अब सिर्फ यादों में बची है और उनकी जगह ले ली है एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस ने, जिसका अंत किसी को नजर नहीं आ रहा। यह सिर्फ दो सरकारों की दुश्मनी नहीं, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जिसने पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या कभी वो पुराना दौर लौट पाएगा? क्या कूटनीति कभी उस नफरत को हरा पाएगी जो दशकों से चली आ रही है? फिलहाल तो आसमान में मंडराते ड्रोन्स और जमीन पर बिछी बारूद की परतें ये कहती है कि यह दुश्मनी अभी और गहरे जख्म देने वाली है। ईरान और इजराइल की यह दास्तां हमें सिखाती है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, बस बदलते हैं इंटरेस्ट और वक्त की चाल। जो कल तक गले मिलते थे, आज वो एक दूसरे के जान के प्यासे हैं और इस पावर स्ट्रगल के बीच पूरी दुनिया बस यही दुआ कर रही है कि यह जानी दुश्मन किसी तीसरे विश्व युद्ध का आगाज न बन जाए, क्योंकि अंत में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।